कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल कर दिखा। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बिल्कुल नई सीरीज एमसीक्यू ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सीपीए पार्ट फर्स्ट। वीडियो इज एज पर 7th CPC and very much important for the post of principal, vice principal in NCT conducted by UPSC, EMRS, KVS, NVS examinations. This video also useful for junior accountant officers, accountant inspectors, section officers, SAS, PNT, UDC examinations. तो लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। आज का पहला क्वेश्चन, जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवाएं नियम लागू हुए कब से? ए 1 जनवरी 1960, बी 1 अप्रैल 1960, सी 1 जुलाई 1960, डी 1 December 1960. Then what will be the correct answer? B 1 अप्रैल 1960। 1 अप्रैल 1960 से सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवाएं नियम लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीपीएफ रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू। जीपीएफ नियम लागू नहीं है, किस पर लागू नहीं है? ए री एम्प्लॉयड पेंशनर्स, बी टेम्पररी एम्प्लॉइज, सी कैजुअल लेबरर्स ग्रांटेड टेम्पररी स्टेटस, डी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। इसका सही उत्तर है डी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, क्योंकि जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम है वो लागू हो गई थी। तो जीपीएफ रूल्स हैं वो सिर्फ दिसंबर 2003 तक ही लागू हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी टू सब्सक्राइबर टू जीपीएफ आर प्रेस्क्राइब्ड इन। जीपीएफ की सदस्यता के लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित हैं कौन से नियम में? ए रूल 2, बी रूल 3, सी रूल 4, डी रूल 5। इसका सही उत्तर है सी रूल 4 में एलिजिबिलिटी टू सब्सक्राइब है वो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रूल 9, व्हेन ए सब्सक्राइबर इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस और सेंट ऑन डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया ही सेल। नियम 9 के अनुसार जब किसी अभिदाता को विदेश सेवा में स्थानांतरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह ए cease to be a member of the GPF, B continue to be a member of the GPF, C have an option to continue as a member of GPF or to quit as member of GPF, D none of the above। तो इसका सही उत्तर है बी कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ द जीपीएफ। उसका जीपीएफ सदस्यता है वो विदेश सेवा में या अब्रॉड डेपुटेशन पे भेजा जाता है तो भी लागू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बिकम मेंबर ऑफ जीपीएफ ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग। एक अस्थायी सरकारी सेवक कितनी सेवा पूरी करने के बाद ही जीपीएफ का सदस्य बन सकता है? ए 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, बी 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, सी 3 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, डी 4 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। इसका सही उत्तर है ए 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। 1 साल की सेवा पूरी होने के बाद में ही उसको जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु कंप्लीट्स कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर ऑन 21 December 2021 shall be eligible to subscribe to GPF from। मतलब एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी जो 21/12/2021 को 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है
वह निम्नलिखित से जीपीएफ में अंशदान के लिए पात्र होगा। कब से? ए जनवरी 2021, बी फरवरी 2021, सी अप्रैल 2021, डी दिसंबर 2021। इसका सही उत्तर है ए जनवरी 2021। एक साल की सेवा होने के बाद में सब्सक्रिप्शन उसको मिलेगा, परंतु जब से नियुक्ति हुई है तभी से उसका सब्सक्रिप्शन है वो एरियर के रूप में जमा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ ए न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जीपीएफ सब्सक्रिप्शन शैल कमेंस। नव नियुक्त सरकारी सेवक के मामले में जीपीएफ अंशदान प्रारंभ होगा। ए इमीडिएटली ऑन रिक्रूटमेंट, बी आफ्टर 6 months ऑफ सर्विस, सी आफ्टर 1 year ऑफ सर्विस, डी नन ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी आफ्टर 1 year ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर ए, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई में वॉलेंटरीली सब्सक्राइब टू जीपीएफ बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ सर्विस। एक स्थायी सरकारी कर्मचारी सेवा के 1 वर्ष के पूरा होने से पहले स्वेच्छा से जीपीएफ की सदस्यता ले सकता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मली द मिनिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ इज। आमतौर पर जीपीएफ की सदस्यता की न्यूनतम दर है। ए 10% ऑफ इमेलमेंट्स, बी 6% ऑफ इमेलमेंट्स, सी 8% ऑफ इमेलमेंट्स, डी 12% ऑफ इमेलमेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है बी 6% ऑफ इमेलमेंट्स। टोटल इमेलमेंट का 6% कम से कम उसको सब्सक्रिप्शन के रूप में जमा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एन एम्प्लॉई में कंट्रीब्यूट टू जीपीएफ एट ए हायर रेट नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ हिज इमेलमेंट्स। मतलब एक कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 100% से अधिक जीपीएफ अंशदान नहीं कर सकता है। ये बात सही है या गलत है? ए ट्रू, बी फॉल्स। करेक्ट आंसर ए ट्रू। टोटल इनरोलमेंट से अधिक वो सब्सक्रिप्शन के रूप में जमा नहीं कर सकता। डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट मोर वीडियोज प्लीज गो टू my channel playlist and watch complete videos on administrative rules, service rules and academic part for your examination. Next question 11, a GPF subscriber who was earlier subscribing to contributory provident fund at the rate of 8 1/3% of his emolument is required to contribute to GPF. एक जीपीएफ ग्राहक जो पहले अंशदायी भविष्य निधि में अपनी परिलब्धियों का 8/1/3% अंशदान कर रहा था को जीपीएफ में अंशदान करना आवश्यक है। ए मिनिमम 6% ऑफ हिज इमेलमेंट्स, बी मिनिमम 8% ऑफ हिज इमेलमेंट्स, सी मिनिमम 8 1/3% ऑफ हिज इमेलमेंट्स, डी मैक्सिमम 8 1/3% ऑफ हिज इमेलमेंट्स। इसका सही उत्तर है सी मिनिमम 8 1/3% ऑफ हिज इमेलमेंट। जितना वो सीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा था उतना ही उसको जीपीएफ में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए जीपीएफ सब्सक्राइबर हैज ऑप्शन टू। एक जीपीएफ ग्राहक के पास में विकल्प है। कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? ए इंक्रीज द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन वंस and or decrease the same once in a calendar year. B increase the rate of subscription twice and or decrease the same once in a calendar year. C increase the rate of subscription once and or decrease the same twice in a calendar year. D increase the rate of subscription twice and or decrease the same twice in a calendar year. कितने बार सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकता है और कितने बार घटा सकता है एक साल के अंदर? इसका सही उत्तर है बी इंक्रीज द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्वाइस एंड और डिक्रीज द सेम वंस इन ए कैलेंडर ईयर। 2 बार सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकता है और 1 बार घटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इमोलमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन मीन्स। जीपीएफ सदस्यता के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों का अर्थ है। ए बेसिक पे, बी बेसिक पे प्लस डीए, सी बेसिक पे प्लस डियरनेस इफ एनी, डी बेसिक पे प्लस डियरनेस।
if any plus DA. Correct answer is C. Basic pay plus DNS pay if any. Question number 14. Emoluments for the purpose of GPF subscription have to be determined. GPF सदस्यता के प्रयोजन के लिए प्रलब्धियां निर्धारित की जानी है किस आधार पर? A. For each month of contribution. B. As on 31st March of the preceding year. C. As on the date of joining the fund in case of a new subscriber. D. Either B or C. इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, इधर बी और सी, एज ऑन 31st March ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर या एज ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फंड इन केस ऑफ ए न्यू सब्सक्राइबर. क्वेश्चन नंबर 15. मिस्टर एक्स इज ड्रॉइंग ए पे इन पे लेवल 7 रुपीज 55,200, NPA rupees 11,040 and DNS allowance rupees 2,650. His subscription to GPF shall be. मतलब है श्रीमान एक्स वेतन स्तर 7 में 55,200 रुपये वेतन आहरित कर रहे हैं. एनपीए के रूप में 11,040 और महंगाई भत्ते के रूप में 2,650 जीपीएफ में उनकी सदस्यता क्या होगी? A. 6% of 55,200. B. 6% of 55,200 plus 11,040 plus 2,650 मतलब सभी को मिला करके. C. 6% of 55,200 plus 11,040 and D. none of the above. सही उत्तर है A. 6% of 55,200 मतलब मूल वेतन का 6% है वो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन के रूप में कटेगा. क्वेश्चन नंबर 16. द अमाउंट ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 6% ऑन बेसिक पे ऑफ रुपीज 21,390 शैल बी. 21,390 रुपये की मूल वेतन पर 6% की दर से जीपीएफ सदस्यता की राशि क्या होगी? ऑप्शन ए 1,283.40, B 1,283 rupees, C 1,284 rupees, D 1,280 rupees. इसका सही उत्तर है C 1,284 रुपीज. 21,390 का 6% निकालते हैं तो 1283.40 होता है, परंतु उसको राउंड फिगर में करेंगे तो 1,284 होगा. क्वेश्चन नंबर 17. ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑप्ट्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इन मार्च 2021. हिज सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ शैल बी. एक सरकारी कर्मचारी मार्च 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है. जीपीएफ में उसकी सदस्यता होगी कब तक? ए recovered only up to July 2020, B recovered only up to December 2020, C recovered up to March 2021, D none of the above. इसका सही उत्तर है C recovered up to March 2021. Question number 18. As per rule 6, GPF account of a subscriber shall contain. मतलब नियम 6 के अनुसार एक ग्राहक के जीपीएफ खाते में शामिल होना चाहिए. ऑप्शन है ए सब्सक्रिप्शन टू द फंड, बी इंटरेस्ट ऑन द फंड, सी एडवांसेज एंड विड्रॉल्स फ्रॉम द फंड, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव. सभी शामिल होंगे. सब्सक्रिप्शन भी शामिल होगा, इंटरेस्ट भी शामिल होगा और एडवांसेज विड्रॉल्स है वो सब शामिल होंगे. क्वेश्चन नंबर 19. रिकवरी ऑफ एडवांस इज क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर्स अकाउंट एज पर. अग्रिम की वसूली ग्राहक के खाते में निम्नानुसार जमा की जाती है. ए रूल 6, बी रूल 7(1), सी रूल 10, डी रूल 13(4). करेक्ट आंसर इज डी रूल्स 13(4). एडवांस रिकवरीज हैं वो रूल 13(4) के अंतर्गत की जाएंगी. और आज का लास्ट क्वेश्चन है 20.
ए सब्सक्राइबर हैविंग ए फैमिली कैन नॉमिनेट, एक परिवार वाला अभिदाता मनोनीत कर सकता है किसको? ए एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, बी एनी कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सी एनी चैरिटेबल और अदर ट्रस्ट और फंड, डी एनी ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है ए एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मतलब किसी सब्सक्राइबर की फैमिली है तो वो फैमिली को नॉमिनेट कर सकता है, दूसरे किसी अन्य को नहीं। डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोज है मेरे चैनल पर अवेलेबल है आपके सिलेबस के अनुसार, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, लीव रूल्स है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, एचआरए रूल्स है, बहुत सारे सर्विस रूल्स हैं वो चैनल पर अवेलेबल है। साथ में ही एकेडमिक पार्ट के लिए एमसीक्यू ऑन सीडीपी है वो चैनल पर अवेलेबल है। लगभग 300 क्वेश्चन है वो चैनल पर अवेलेबल है। आप सारे वीडियोस देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।